तो डील सुनने में बड़ी सीधी सादी थी, या शायद नहीं। प्रेसिडेंट ने रेवन चिप के बदले सोने की ईंटों का ढेर ऑफर किया, जिसकी कीमत करीब 10 बिलियन वॉन थी। लेकिन फिर पर्पल बालों वाली लेडी सेयोंग ह्योंग ने अपना दाव खेला। उसने चेयरमैन की कुर्सी और अपने भाइयों के कीमती कुमो इक्विपमेंट का वादा कर दिया। हमारे तथाकथित वॉरियर का रिएक्शन देखने लायक था। वो खुशी और लालच से ऐसे कांप रहा था जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। बड़ा प्रोफेशनल है। मिस्टर वॉरियर? पकड़े जाने पर उसने बड़ी चालाकी से बहाना बनाया कि उसकी नाक में खुजली हो रही थी। हाँ बिल्कुल, हम सब ने मान लिया। और उसके दिमाग में क्या चल रहा था? यही कि आखिर में सारा कुमो इक्विपमेंट तो चेयरमैन को ही मिलेगा। हमारे हीरो के तो जैसे दिन में ही तारे नजर आ गए। SSR रैंक इक्विपमेंट का ख्याल आते ही उसकी आंखों में लालच की चमक साफ दिख रही थी। फिर पर्पल बालों वाली लेडी ने उसे सीक्रेट बनाए रखने को कहा, ताकि उसके भाइयों को पता न चले। उसने इस रिक्वेस्ट के लिए कुछ भी देने का ऑफर किया। शायद उसे इस बात का पछतावा होने वाला है। ओह, तो फिर क्या मुझे कुछ डायमंड्स मिल सकते हैं? और बस अगली चीज जो हमें पता चली, वो एक महंगी बिल्डिंग की छत पर खड़ा था। उसके पैरों पर हीरों का ढेर था और वो शहर का नजारा देख रहा था। तो उन डायमंड्स का क्या हुआ? हमारा तथाकथित हीरो रात में छत पर खड़ा होकर उन्हें ऐसे निहार रहा था जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। पैसा वाकई बहुत अच्छी चीज है। उसने फौरन अपनी शॉपिंग लिस्ट निकाली। डिटेक्शन हेलमेट, स्पीड शूज, एक रेज एक्स और एक क्राइसिस डिटेक्शन रिंग। मतलब जो कुछ भी चमक रहा था सब खरीद लिया। उसकी मुट्ठी कस गई जैसे वो किसी बड़ी चीज के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। अब टाइम है इन मैजिकल इक्विपमेंट से ट्रेड्स को एब्सॉर्ब करने का। और इसके साथ ही सारे इक्विपमेंट से नीली एनर्जी की किरणें निकलीं और उसने बाहें फैलाकर उस पावर को अपने अंदर समाना शुरू कर दिया। चारों तरफ नीली बिजली कड़क रही थी और स्किल्स के कार्ड्स हवा में तैर रहे थे। और देखो तो जरा, उसे एक्सट्रीम स्पीड मिल गई। सिस्टम ने कंफर्म किया कि उसे एयर रेड ट्रेड मिल गया है। उसकी शातिर मुस्कान देखकर तो यही लग रहा था कि जैसे उसे दुनिया जीतने का लाइसेंस मिल गया हो। कुछ ही देर में वो एक ऊंची बिल्डिंग के किनारे पर खड़ा होकर शहर को देख रहा था। शायद सही मौके का इंतजार कर रहा था। अब जब तैयारी पूरी हो गई है तो शुरू करने का टाइम आ गया है। और इसी के साथ हमारा हीरो नीले ऑरा में घिरा बिल्डिंग से नीचे कूद गया। आखिर स्टाइल में एंट्री करना भी तो जरूरी है। और ऐसे ही वो बिल्डिंग के अंदर एक बड़े से रेवन स्टैचू पर पंख की तरह हल्के से लैंड कर गया। और करते ही सबसे पहले उसने अपने नए चमचमाते जूतों को देखा। अपने जूतों को निहारने के बाद वो काम पर लग गया। उसने एक डिवाइस निकालकर अपनी क्लाइंट प्रेसिडेंट सेयोंग को फोन किया। चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। प्रेसिडेंट हैरान थी कि उसे इतनी जल्दी सब कुछ मिल गया। लेकिन हमारे हीरो को तो मजा खराब करना था। उसने एक छोटी सी प्रॉब्लम का जिक्र कर दिया। एक प्रॉब्लम? और प्रॉब्लम से उसका मतलब था कि उसे स्टैचू को एक बड़े चमकते हुए हथौड़े से तोड़ना होगा। उसने बड़े आराम से प्रेसिडेंट को बता दिया कि इस तोड़फोड़ की जिम्मेदारी उनकी होगी। वादे के मुताबिक एक जोरदार धमाके के साथ स्टैचू टूट गया। बिजली कड़की और मलबा चारों तरफ फैल गया। मलबे के बीच से एक गोल्डन रेवन डिवाइस चिप को लिए हुए निकला, जिसे हमारे हीरो ने एक शातिर मुस्कान के साथ तुरंत पकड़ लिया। रेवन चिप मिल गई, अब मुझे कहाँ जाना है? जवाब में प्रेसिडेंट सियोंग ने उसे सेकंड फ्लोर पर बॉडी मॉडिफिकेशन फैसिलिटी में आने का निर्देश दिया। तभी उसे चेतावनी दी गई कि उसके ब्रदर्स को पता चल गया है और उसे जल्दी करनी होगी। बॉडी मॉडिफिकेशन फैसिलिटी का दरवाजा जोर से खुलता है। अंदर एक साइंटिस्ट प्रेसिडेंट सियोंग को इतनी देर रात देकर चौंक जाती है। मॉडिफिकेशन रूम को अभी बूट अप करो। हैरान साइंटिस्ट फौरन काम पर लग जाती है। प्रेसिडेंट सेयोंग बताती हैं कि वो ठीक समय पर आ
आ गया है और तभी हमारा हीरो मिस्टर वॉरियर अंदर आता है। वॉरियर किम अपनी हथेली खोलता है जिसमें गोल्डन रेवन चिप चमक रही होती है। कहीं ये रेवन चिप तो नहीं? प्रेसिडेंट सेओंग वॉरियर किम को बड़े से कैप्सूल के पास छोड़ देती है, बाकी का काम उस पर छोड़कर। वो आत्मविश्वास से हामी भरता है। ब्लू एनर्जी से घिरी सियोंग हियोंग की आंखों में एक मजबूत इरादा था। वो इस सब को आखिर तक देखने के लिए तैयार थी। तभी एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खुलता है। दो पर्पल बालों वाले आदमी गुस्से में अंदर घुसते हैं। सियोंग हियोंग, उनमें से एक सियोंग हिजुन गुस्से में उस पर चिल्लाता है कि उसकी पीठ पीछे काम करने की हिम्मत कैसे हुई। उसके भाई को शक है कि प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका है। जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वॉरियर किम उनका रास्ता रोक लेता है। हिजुन उसका मजाक उड़ाता है, पूछता है कि वो कौन होता है उसे रोकने वाला। वॉरियर किम शांति से जवाब देता है कि वो जानता है कि वो कुमो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रेसिडेंट है। या फिर तुम्हें एक्स प्रेसिडेंट बुलाऊं? हिजुन गुस्से से भड़क उठता है, लेकिन उसका भाई उसे शांत करता है, जो खुद को ब्लैक टाइगर स्वॉर्ड का ओनर बताता है। उसका भाई वॉरियर किम को चेतावनी देता है कि वो एक साथ 2 लेवल 6 सुपर ह्यूमंस का सामना नहीं कर सकता। लड़ाई के बजाय वो उसे वही इनाम और कुमो सिक्योरिटी में वाइस डायरेक्टर की पोस्ट ऑफर करते हैं। वॉरियर किम खामोशी से उनकी बात सुनता है और फिर मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराता है। क्या घटिया आइडिया है यार। वो इस बात पर हंसता है कि वो उसे अपने ही बेबस क्लाइंट को धोखा देने के लिए कह रहे हैं। वॉरियर किम उनकी पुरानी सोच का मजाक उड़ाता है, कहता है कि अगर ऑफर डबल या ट्रिपल होता तो वो शायद सोचता भी, लेकिन वो बेशर्मी से कहता है कि वो भरोसे को सबसे ऊपर रखता है, इसलिए उसने ऑफर वैसे भी नहीं लिया होता। कचरे का साथ देने से मैं भी कचरा बन जाता। यह कहते हुए सियोंग हिजुन अपनी तलवार से हमला करता है। चारों तरफ लाल पंख उड़ने लगते हैं। तलवार से टकराता है। धमाके के झटके से किम पीछे की ओर उड़ जाता है। वॉरियर किम अपनी शील्ड के पीछे है, पसीना बहा रहा है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है। उसे एहसास होता है कि एक लेवल 6 की ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा है और शायद उसे उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए था। वॉरियर किम मानता है कि वो एक साथ दोनों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन उसी पल वो सियोंग हिजुन पर एक घातक हमला करता है। कब? हिजुन की स्टमक पर एक गहरा घाव उभर आता है, जिससे खून बहने लगता है। वॉरियर किम अब एक हुड, तलवार और शील्ड के साथ लैस मजाक में कहता है कि उसका निशाना थोड़ा चूक गया। उसे एहसास होता है कि उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की कमी ही उसकी जीत का रास्ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुस्से में हिजुन का भाई अपनी दोनों पिस्तौलों से नीली एनर्जी ब्लास्ट की बौछार कर देता है, लेकिन वॉरियर किम अपनी गोल्ड शील्ड से आसानी से सारे हमले रोक लेता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, शील्ड ब्लॉकिंग। वॉरियर किम को एक नया ट्रेड मिला है। वो आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, ये सोचकर कि उसकी शील्ड कितनी मजबूत है। ब्रदर, अभी वॉरियर किम के कुछ समझने से पहले ही सियोंग हिजुन पीछे से उसकी सिस्टर की ओर बढ़ता है, जो उसे ग्लास के अंदर थी। एक तेज आवाज के साथ वॉरियर किम की आंखें शॉक से चौड़ी हो जाती हैं। एक नीली ऊर्जा सियोंग हिजुन के भाई को हवा में रोक देता है, उसके उसे ग्लास के करीब पहुंचने से पहले। दासुन गन ऑफ हाल्किंग। गुस्से में भाई ये जानना चाहता है कि उसे गन कहां से मिली, लेकिन वॉरियर किम अचानक गायब हो जाता है। रुको, वो कहाँ गया? एक सिस्टम मैसेज बताता है कि ये एयर रेड रेट द्वारा बूस्ट किया गया जंप है। वॉरियर किम अब हवा में है। वो अपने ओपोनेंट की कमजोरी का फायदा उठाता है, फिर अपने सारे ट्रेड्स को इस्तेमाल करते हुए उसने मल्टीपल फायर किए। उसका हमला एक एयर स्ट्राइक की तरह उसके भाई पर लगती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। धूल छटने के बाद वॉरियर किम ने सियोंग हिजुन से पूछा कि क्या वो अब हार मानने का सोच रहा है। सियोंग हिजुन ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा कि इतनी कम पावर से उसे हराना नामुमकिन है। सियोंग हिजुन चारों ओर से काली और लाल ऊर्जा का एक बवंडर फूट पड़ता है, जिससे किम हैरान रह जाता है। क्या वो अब किसी आइटम पर डिपेंड कर रहा है? सियोंग हिजुन, जिसकी आंखें अब लाल चमक रही हैं, अपनी शक्ति का नाम बताता है, रेवन ऑफ द पिच डार्कनेस। उसी पल बंदूकधारी सैनिक किम को घेर लेते हैं, जो अब पूरी तरह से फंस गया है। मैं तुम्हारी ये बदतमीजी यहीं और अभी खत्म करूंगा। उसके भाई को उसके आदमी उठाते हैं संभाल कर। वॉरियर किम समझ जाता है कि इस सिचुएशन से सेफली निकलना अब मुश्किल है। सब लोग रुको। तभी एक दमदार आवाज गूंजती है और बीच में ही एक चमकदार गोल्डन गेट खुल जाता है। सारे सैनिक हैरान रह जाते हैं, लेकिन भीड़ में एक किम मुस्कुराते हुए ये सब देख रहा है।
गेट से निकलती तेज रोशनी को देखकर पर्पल बालों वाला आदमी और उसका भाई डर से जम जाते हैं। उस चमक के बीच से गोल्डन पंखों वाला एक डिवाइन फिगर नीचे उतरता है। उसकी मौजूदगी रौबदार है। सिस्टम उसकी पहचान बताता है। कुमो ग्रुप का तीसरा बच्चा लेवल 7 सुपर ह्यूमन सियोंग ह्यांग, जिसका एलियास है सोलर रेवन। तुम लोग लेट हो मेरे ब्रदर्स। सोलर रेवन की शानदार मौजूदगी को देखकर बंदूकधारी सैनिक पूरी तरह शॉक में हैं। सोलर रेवन? लेकिन हीजुन, जिसके काले पंख हैं, इस दिखावे से बिल्कुल नहीं डरता। उसका गुस्सा भड़क उठता है। तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, चलो लड़ते हैं। गुस्से से चिल्लाते हुए वो लड़ने के लिए सीधे सोलर रेवन की तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो, एक बूढ़ा आदमी डायरेक्टर जंग क्यूंग जून आगे बढ़ता है और सोलर हीजन को रोक देता है। वह उसे डांटता है, ये याद दिलाते हुए कि अगर उसने पूरी ताकत से लड़ाई की तो ये पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाएगी। हीजुन घबराकर खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डायरेक्टर जंग की पकड़ उसके कंधे पर और मजबूत हो जाती है, क्योंकि वो एक तीखा सवाल पूछता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चेयरमैन की मौत के अलावा कुछ और भी प्लान कर रहे हो? इस सवाल से सन्नाटा छा जाता है। उसी वक्त किम के साथ एक शानदार एंजल जैसी फिगर दिखाई देती है जो गोल्डन लाइट से चमक रही है। लेवल 7 पर पहुंचने के लिए मुबारक हो, प्रेसिडेंट सियोंग हियंग। वह नीचे देखते हुए ऐलान करती है कि वह उससे अगले चेयरपर्सन को चुनने के लिए होने वाली शेयर होल्डर्स की मीटिंग में मिलेगी। कुछ दिन बाद रात के अंधेरे में एक आलीशान घर की बालकनी पर एक और सौदा हो रहा है। वॉरियर किम सियोंग ह्योंग को बताता है कि उसके भाइयों ने रिटायरमेंट ले ली है, जिससे उसके लिए कुमो ग्रुप की चेयरपर्सन बनने का रास्ता साफ हो गया है। वह वाइन पीते हुए मीठी मुस्कान देती है, जैसे यह सब उसकी मेहनत का नहीं बल्कि किम की वजह से हुआ है। फिर किम मुद्दे की बात पर आता है। अपने भाइयों से वादा किए गए आइटम्स के बारे में पूछता है, और देखो तो जरा, उससे अपने आइटम्स मिल गए। वो एक बच्चे की तरह खुश होता है अपने पूरे कुमो सेट को पाकर। जब वो अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है, सियोंग ह्योंग खामोशी से अपनी वाइन पीती है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, कुछ और बड़ा। अब जब तुमने कह ही दिया है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और प्रपोजल है। वॉरियर किम एक और हाई रिवॉर्ड की उम्मीद में एक्साइटेड हो जाता है। कुछ लोगों का लालच कभी खत्म नहीं होता, है ना? लेकिन सियोंग ह्योंग उसे एक आइटम नहीं बल्कि एक SSR रैंक की रिंग दिखाती है। वॉरियर किम कंफ्यूज हो जाता है और फिर कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। वो एक घुटने पर बैठकर पूरी गंभीरता के साथ पूछती है, मिस्टर वॉरियर, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वॉरियर किम का चेहरा देखने लायक था। घबराकर वो तुरंत मना कर देता है। सियोंग ह्योंग को यकीन नहीं होता। उसे कुमो ग्रुप की होने वाली चेयरपर्सन को कोई कैसे मना कर सकता है? वो अपनी सारी खूबियां गिनाने लगती है। किम मानता है कि वो अमीर और खूबसूरत है, लेकिन फिर वो एक ऐसी वजह बताता है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। लेकिन तुम बस मेरे टाइप की नहीं हो। और बस इतनी सी बात ने उसे पूरी तरह से शॉक में डाल दिया। लगता है पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। सियोंग ह्योंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि कोई उसे इतनी छोटी सी बात पर रिजेक्ट कर सकता है। ये एब्सर्ड है। लेकिन वॉरियर किम, जो अब तक चुप था, उसने अपनी वजह बताई। वो सिर्फ दिखावे या फायदे के लिए शादी नहीं करना चाहता था। उसे असली इमोशंस चाहिए थे। तुम्हारे जैसे किसी से नहीं, जो मुझे सिर्फ पावर कंसोलिडेट करने का एक जरिया समझता है। किम जुन सू 22 साल का, जो इस अजीब सियोल में भी अपने साफ दिल को धोखा नहीं देना चाहता। सच कहूँ तो बड़ा ड्रामेटिक है। सियोल ह्योंग भी उसे एक नई अजीब सी नजर से देखने लगती है। शादी का प्लान तो फ्लॉप हो गया, लेकिन बिजनेस वुमन ने तुरंत अपना अगला दाव खेला। उसने एक नई डील रखी।
उस केस में मैं एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप चाहूंगी जहां हम कभी भी एक दूसरे की हेल्प कर सकें। चलेगा? किम जोनसू एक पल की भी देरी किए बिना मान जाता है। दोनों मुस्कुराते हुए अपने वाइन के ग्लास टकराते हैं, एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत करते हुए। देखते हैं ये दोस्ती कहां तक जाती है। रात की खामोशी को चीरती हुई एक कार आगे बढ़ रही है। अंदर हमारा साफ दिल वाला हीरो किम जुनसू लगता है अपनी की हुई डील पर थोड़ा पछता रहा है। उसके दिमाग में सियोंग हियोंग की याद घूम रही है, जो शायद शादी के बदले डेटिंग के लिए मान जाती। क्या सच में उसने लग्जरी में जीने का मौका गवा दिया? अचानक एक जोरदार आवाज, उसने खुद को ही थप्पड़ मार दिया, जिससे बेचारा ड्राइवर भी चौंक गया। बड़ा नाटकीय अंदाज है रियलिटी में वापस आने का। खुद को संभाल, सिचुएशन गेम से बिल्कुल अलग जा रही है। उसे एहसास होता है कि उसे अब किस पर फोकस करना है। एक नाम उसके दिमाग में गूंजता है, सन मैजिक टावर से एल्डर जो। वही टीचर जिसके बारे में वो सोचता है कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन जो उसे अब कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस लग रहा है। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान और आंखों में एक नया इरादा है। और देखो, शैतान का नाम लिया, और शैतान खैर फोन तो आ ही गया, सन मैजिक टावर से ही। ओह, क्या कन्वीनियंट टाइमिंग है। अगले ही सीन में हमारा हीरो फीनिक्स वैली की पथरीली जमीन पर अकेला खड़ा है। नाम में फीनिक्स है, पर वैली में तो बस वीरानी है। बेचारा कंफ्यूज होकर आसपास देख रहा है। तभी हवा में से टावर मास्टर अपने चिढ़े हुए पोते के साथ प्रकट होते हैं। मास्टर तो किम की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं, उसे सुपर ह्यूमन और ब्लैक टाइगर सोर्ड का ओनर जैसे नामों से बुलाते हैं। वो अपने पोते को भी ताना मारते हैं कि उसे किम से कुछ सीखना चाहिए। पोते का चेहरा देखने लायक था। दादाजी, हम सीधे बिजनेस की बात पर क्यों नहीं आते? टावर मास्टर अपने पोते की जल्दबाजी पर बस हंस देते हैं। तो पोता हमारे हीरो को बताता है कि सारे फीनिक्स गायब हो गए हैं और वो चाहते हैं कि किम उन्हें ढूंढे। इसे रिक्वेस्ट कहा जा रहा है, पर सुनने में तो ये ऑर्डर जैसा लग रहा है। किम हमेशा की तरह शांत है। वो पोचिंग की संभावना पर सवाल उठाता है, लेकिन टावर मास्टर अपनी इम्पैकेबल सिक्योरिटी की डींगे हाँकते हैं। खैर, देखते हैं। फिर किम जमीन पर कुछ देखते हुए सीधे शक की सुई मैजिक टावर के ही किसी एल्डर पर डाल देता है। कितना क्लेवर है। एल्डर का नाम सुनते ही टावर मास्टर का गुस्सा भड़क उठता है। सचमुच उनके चारों ओर आग की लपटें दिखने लगती हैं। कितना नाटकीय है ना? क्या तुम उस कल्प्रेट को ढूंढ सकते हो? ऑफ कोर्स। हमारे हीरो का चेहरा आग की लपटों में चमक रहा है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फीनिक्स को ढूंढने का वादा करता है, लेकिन लगता है हर हीरो की एक कीमत होती है। लेकिन तुम्हें मुझे एक बोनस फीस देने का प्रॉमिस करना होगा। और अचानक सीन बदल जाता है। पानी में से एक पिंक स्पोर्ट्स कार निकलती है, जिसके चारों ओर नीली एनर्जी है। बड़ा ही ग्रैंड एंट्रेंस है, मानना पड़ेगा। कैसा लगा ये रेड कुकर? वॉरियर किम का मुंह खुला का खुला रह गया है। उसे कार की स्पीड पर यकीन नहीं हो रहा। उसे बताया जाता है कि ये ऑटोमेटिक है, क्योंकि एक स्पिरिट इसे चला रही है। हाँ, आपने सही सुना, एक स्पिरिट। पता चलता है कि ये शानदार कार इस रिक्वेस्ट के लिए एडवांस पेमेंट है। वही कार जिसे टावर मास्टर अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं। लगता है हमारे हीरो को अपना काम निकलवाना बखूबी आता है। तो ये है वो चीज जिसका पीछा करने के लिए इतनी महंगी कार चाहिए थी। एक बड़ा सा चमकता हुआ पंछी। वॉरियर किम को एहसास होता है कि इसे पकड़ने के लिए उन्हें वाकई एक बहुत तेज कार की जरूरत पड़ेगी। और फिर कहानी हमें थोड़ा पीछे ले जाती है। ए मोमेंट अगो। देखते हैं इस शानदार प्लान की शुरुआत कैसे हुई। मैजिक किम बेचारा कंफ्यूज्ड खड़ा है, और तभी हमारा हीरो वॉरियर किम एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ उसके सामने अपनी कलाकृति पेश करता है। ये एक फीनिक्स है। ये तो बिल्कुल वैसा नहीं दिखता। तुमने तो बस उसका ढांचा बनाया है। लेकिन हमारे माइस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो अपनी इस कलाकारी से कुछ नए क्राफ्टिंग ट्रेड्स मिल गए हैं।
और वो इसी बात से खुश है, क्वालिटी की तारीफ। और फिर वो तारों का ढांचा मिस्टर मैजिक को थमा देता है। मुझे तो अब भी समझ नहीं आ रहा कि इस तार के पंछी से वो असली फीनिक्स को कैसे पकड़ेंगे, पर खैर मैं कौन होता हूँ सवाल करने वाला। तो हमारे हीरो के शानदार प्लान की शुरुआत हुई मैजिक किम को एक स्कैल्पल से डराने से। क्या अजीब तरीका है टीम वर्क शुरू करने का, है ना? ईक। और यकीन मानिए उसके खून की कुछ बूंदों ने उस बेजान तार को एक आर्टिफिशियल फीनिक्स में बदल दिया। प्लान सिंपल था, उस आर्टिफिशियल पंछी के होमिंग इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके बाकी फीनिक्स को ढूंढना। आखिरकार वो चमकदार पंछी उन्हें समंदर के पार एक आइलैंड उलेउंगडो तक ले गया। और वहाँ उन्हें क्या मिला? कोई खजाना नहीं, बल्कि पेड़ों पर बैठे कुछ बीमार और मुरझाए हुए गुलाबी फीनिक्स। सच कहूँ तो थोड़ी निराशा हुई। तो यहाँ का नजारा कुछ खास नहीं था। बेचारे पंछी बेजान पड़े थे। वॉरियर किम ने मैजिक किम से उनका माना चेक करने को कहा और जवाब में मैजिक किम ने पूरी आग लगा दी। मतलब सचमुच इस दिखावे के बीच उसे एक अजीब विजन आया। उन पंछियों का माना सीधे उनके दिल से खींचा जा रहा था और वहाँ एक जाना पहचाना निशान था, द स्कूल ऑफ एक्लिप्स। और हमारे वॉरियर किम को देखो, इतनी सीरियस बात पर एक छोटे से चिबी की तरह खुश हो रहा है। कमाल का सपोर्ट है भाई। मूड बदलते देर नहीं लगी। अगले ही पल जंगल में वॉरियर किम का हाथ मैजिक किम के कंधे पर था। अब जाकर वो थोड़ा सीरियस लग रहा था। असली मुजरिम और कोई नहीं, स्कूल ऑफ एक्लिप्स का एल्डर जो है। और वॉरियर किम के इल्जाम का जवाब एक जोरदार धमाके के साथ मिला। लगता है किसी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। जो ओकबुन, वो क्रेजी बिच। गुस्से की ये आग थी टावर मास्टर की, जो मैजिक किम के दादाजी निकले। उनका पोता बेचारा उन्हें शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उनकी कहानी के मुताबिक एल्डर जो ने सारे फीनिक्स चुराने की कोशिश की और टावर से गायब हो गई, अपने पीछे बस एक क्लोन छोड़कर, जैसे किसी सस्ते जासूसी नॉवेल में होता है। एक क्लोन? मैजिक किम ने समझाया कि ये बस एक टेम्परेरी बॉडी होती है जो कुछ देर बाद खुद ही खत्म हो जाती है। इस पर वॉरियर किम के दिमाग की बत्ती जली। क्या वो सिर्फ वक्त खींच रही थी? लेकिन टावर मास्टर को इन सब डिटेल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके चेहरे पर बस बदला लेने का इरादा साफ दिख रहा था, काफी प्रिडिक्टेबल। और फिर कहानी के सारे टुकड़े एक एक करके सामने आने लगे। एक जला हुआ दिल, एक ताकतवर सोल्जर, कुछ बेबस फीनिक्स और एक गायब हुई एल्डर। हमारा हीरो वॉरियर किम ये सब देखकर इतना इरिटेट हो रहा था जैसे उसे किसी स्लो लर्नर को पढ़ाना पड़ रहा हो। वो टावर मास्टर को ऐसे देख रहा था मानो कह रहा हो, और कितना समझाऊं। बेचारे की शक्ल पर साफ लिखा था कि उसे ये सब खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्या जो ओकबुन ने उस चीज पर हाथ डाला? और जैसे ही टावर मास्टर के दिमाग की बत्ती जली, एक भयानक मंजर सामने आया। एक ब्लैक होल जैसी चीज जिसके चारों तरफ नीली और लाल एनर्जी का तूफान था। कोई मामूली जादू नहीं, बल्कि स्कूल ऑफ एक्लिप्स का सबसे खतरनाक फॉरबिडन रिचुअल था ये। और फिर सामने आया एक खतरनाक टाइटल, द फॉरबिडन रिचुअल। आसमान में एक ब्लैक होल जैसा कुछ बनने लगा जो सूरज की रोशनी को रोकने के लिए माना फैला रहा था। वॉरियर किम का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे याद आया कि ये इवेंट तो सन मैजिक टावर के पोलराइजेशन क्वेस्ट में होना था, जो अभी शुरू भी नहीं हुआ। ये बटरफ्लाई इफेक्ट है, क्योंकि मैं एल्डर जो के डिसाइपल से मिला, इसलिए चीजें अलग हो गईं। हमारे हीरो को लगता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। खैर, उसकी इस सोच के बीच बेचारा मैजिक किम कंफ्यूजन में अपने दादाजी से पूछता है, ये सब क्या है? टावर मास्टर ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वो क्रेजी औरत फीनिक्स की पावर से सोलर मैजिक को खत्म कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो आसमान, जमीन और समंदर के पार हर जिंदा चीज से माना खींच रही थी। लगता है पार्टी अब शुरू हुई है। जहां एक तरफ मैजिक किम को अपने प्यारे मैजिक टावर की चिंता खाई जा रही थी, वहीं हमारे हीरो वॉरियर किम को एक बड़ी टेंशन थी कि कहीं वो औरत लेवल 8 तक न पहुंच जाए। और जैसे ही सवाल उठा कि उसे ढूंढेंगे कैसे, वॉरियर किम को अचानक से एक कनेक्शन महसूस होने लगा, मानो किसी ने उसके अंदर मैजिकल जीपीएस लगा दिया हो। नीली माना एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगी। मेरे पीछे आओ।
उसकी फीलिंग उन्हें एक पहाड़ी पर बने मॉडर्न घर तक ले आई जो नीली एनर्जी से घिरा था। क्या शानदार ठिकाना है एक खतरनाक रिचुअल के लिए। और बिल्कुल सही समय पर उनके सामने एक चमकता हुआ, घूमता हुआ नीला पोर्टल खुल गया। ये तो एक सब डायमेंशनल लेब्रिंथ। टावर मास्टर ने बताया कि वो औरत इसी के अंदर छुपी है और ये कोई मामूली लेबिरिंथ नहीं है। इसे सोलर फ्लेयर की ताकत झेलने के लिए बनाया गया है। पोर्टल के सामने टावर मास्टर ने हीरो की तरह आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके चश्मे वाले पोते ने उन्हें फौरन रोक दिया। आप नहीं जा सकते ग्रैंडफादर। उसने समझाया कि ये साफ तौर पर एक जाल था और तभी हमारे हीरो वॉरियर किम ने बड़ी समझदारी से खुद को आगे कर दिया, ये कहते हुए कि एक बाहरी व्यक्ति का हमला ज्यादा असरदार होगा। टावर मास्टर ने राहत की सांस ली, या शायद ऐसा दिखाया, और एहसान के तौर पर वॉरियर किम को कुछ एसएसआर रैंक वाले चमकदार आइटम्स थमा दिए, एक अंगूठी और कुछ डाइस। ग्रेट एस्केप की रिंग, मुझे एक एक्स्ट्रा लाइफ मिल गई। एक एक्स्ट्रा लाइफ मतलब अब वो बिना किसी डर के अपनी जान जोखिम में डाल सकता था। पोर्टल के उस पार एक तबाह शहर था। कितना खुशनुमा नजारा है नहीं? हमारे हीरो को जरूर घर जैसा महसूस हो रहा होगा। तुम मेरे पीछे इस लैब्रिंथ में क्यों आए? लेकिन वो अकेला नहीं था। टावर मास्टर का पोता बड़ी बहादुरी से उसके ठीक पीछे चला आया था। उसने समझाया कि ये मैजिक टावर की जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है कि एक से भले दो। उसने तर्क दिया कि जब वॉरियर किम सब डायमेंशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए डाइस लगा रहा होगा तो उसे कवर की जरूरत पड़ेगी। मानना पड़ेगा, लड़के की बात में दम तो था। वॉरियर किम बेमन से मान गया, लेकिन फिर उसकी नजर आसमान पर गई और उसने एक अजीब सवाल पूछा, जैसे उसे कुछ याद आया हो। वैसे क्या स्कूल ऑफ एक्लिप्स को ऐसा एटमॉस्फेयर पसंद है? मैजिक किम जैसे ही बताता है कि स्कूल ऑफ इक्लिप्स डार्क मैजिक पर आधारित है, एक मॉन्स्टर उस पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन वॉरियर किम की सुनहरी तलवार सही समय पर हमले को रोक देती है। एक ही वार में मॉन्स्टर जमीन पर गिरता है, जिससे पत्थर टूट जाते हैं। मैजिक किम हैरान है। वॉरियर किम उसे बताता है कि अगर वो एक सेकंड भी लेट हो जाता तो वो मारा जाता। ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर्स ने उन्हें सूंघ लिया है। मेरी पीठ से चिपक कर रहो। उसकी तलवार पर पकड़ मजबूत हो जाती है और एक सिस्टम विंडो उसके इक्विप्ड ट्रेड्स को दिखाती है। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी, जबकि मैजिक किम उसके पीछे डरा हुआ खड़ा था। अब से दर्जनों मॉन्स्टर्स एक साथ हम पर अटैक करेंगे। जैसा उसने कहा, कीड़े जैसे मॉन्स्टर्स का एक झुंड जमीन फाड़कर बाहर निकला। वॉरियर किम फुर्ती से उनकी तरफ बढ़ा। उसकी तलवार से नीली रोशनी निकली और उसने एक ही झटके में कई मॉन्स्टर्स को काट दिया। उसके आखिरी वार के बाद एक सिस्टम विंडो सामने आई। उसे एक नया ट्रेट मिला था, आइडेंटिफाई वीकनेस। सिस्टम ने बताया कि दुश्मन की कमजोरी पर हमला करने से एक्स्ट्रा डैमेज होगा। तभी एक जबरदस्त आग का धमाका हुआ, जिसने बचे हुए सारे मॉन्स्टर्स को जलाकर राख कर दिया। मैजिक किम हैरान था कि मॉन्स्टर्स अचानक गायब हो गए। तभी एक गुस्से वाली आवाज गूंजी। ऊपर एक चट्टान पर एक बूढ़ा जादूगर एल्डर जो बैंगनी एनर्जी से घिरा हुआ गुस्से में उन्हें घूर रहा था। उसने अपनी छड़ी से एक जबरदस्त बैंगनी एनर्जी ब्लास्ट छोड़ा, चिल्लाते हुए कि वे उसके महान काम में रुकावट डाल रहे हैं। ब्लास्ट से चट्टान टूट गई, जिससे पास में रखा एक डार्क क्रिस्टल भी चटक गया। वॉरियर किम ने सिचुएशन को समझा। ये एक मुश्किल अपोनेंट था, पर वो एक मिनी गेम में हारने वाला नहीं था। कस के पकड़ना। मैजिक किम ने कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा। वॉरियर किम ने अपने इक्विप्ड ट्रेड्स को एक्टिवेट किया। गेम में सीखे हुए पैटर्न का इस्तेमाल करके उसकी नीली ऑरा चमक उठी जब वो सटीकता के साथ लाल एनर्जी बीम्स की बौछार के बीच से गुजरा। मैं सब कुछ आर पार देख सकता हूँ। एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। हर तरफ सिर्फ मलबा और धुआं रह गया। खफ खफ
वॉरियर किम ने कमजोर मैजिक किम को सहारा दिया, जिसने कंफ्यूजन में पूछा कि वे कहाँ हैं। वॉरियर ने समझाया कि वे उस जगह पर हैं जहां माना का फ्लो सबसे ज्यादा फोकस्ड है। वॉरियर किम ने जल्दी से न्यूट्रलाइजर लगाने का ऑर्डर दिया। मैजिक किम तुरंत जंगल में खड़ी एक बूढ़ी औरत की ओर दौड़ा। जैसे ही मैजिक किम पास पहुंचा, बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। छोटे चूहे, उसने चिल्लाते हुए कि वे अपनी कब्र में खुद चले आए हैं, एक जबरदस्त मैजिक अटैक शुरू कर दिया। चारों ओर बैंगनी रंग की बिजली कड़कने लगी। मिस्टर मैजिक, बचो! बैंगनी एनर्जी के एक बड़े धमाके ने पूरा इलाका तबाह कर दिया। वॉरियर किम जानलेवा हमले से बाल बाल बचा। उसे एहसास हुआ कि एक लेवल 7 मेज से सीधे भिड़ना नामुमकिन है। उसने तुरंत एक नया प्लान बनाया। मिस्टर मैजिक, मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा, तुम आगे बढ़ो। मैजिक किम झिझका, लेकिन उसने ऑर्डर माना और वे वहाँ से भाग रहा था। कहाँ जा रहे हो छोटे चूहो? उसका ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींचने के लिए वॉरियर किम ने उसका नाम पुकारा। ओए बुढ़िया कहीं की! उसका इरादा उसे उकसाने का था। सिस्टम ने उसे एक नया ट्रेट टॉन्ट दे दिया। वॉरियर किम ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वो जवान रहने के लिए कुमो ग्रुप के चेयरमैन के मैजिक सर्किट का इस्तेमाल कर रही है। गुस्से में बूढ़ी औरत ने खुलासा किया कि वो सोलर रेवन हासिल करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्योंकि पिच डार्कनेस का रेवन भी काम चला लेगा। ये कहते हुए उसने एक विशाल हमले के लिए अपने चारों ओर डार्क एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गुस्से में बूढ़ी औरत ने पूछा कि क्या वे सच में स्कूल ऑफ एक्लिप्स की पावर से बच सकते हैं। वॉरियर किम ने उसका मजाक उड़ाया, उसके स्कूल को थर्ड रेट कहा और उसके खराब निशाने पर हंसा। तुम कमीने! ठीक उसी वक्त मैजिक किम ने एक मैजिक डाइस की इंस्टॉलेशन पूरी की और उसे एक्टिवेट कर दिया। जमीन से रोशनी के पिलर्स निकले, जिससे एक बड़ा एरिया कवर हो गया। इसने न्यूट्रलाइजर पहले ही इंस्टॉल कर दिया। मैजिक किम ने परेशान होकर ऊपर देखा और धीरे से अपने ग्रैंडफादर का नाम लिया। ऊपर की ओर एक जोरदार नीले धमाके के साथ सब डायमेंशनल स्पेस की पावर कमजोर हो गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए टावर मास्टर ने अपनी आग जैसी ऑरेंज पावर छोड़ी, जिसने जमीन को चकनाचूर कर दिया। मैजिक किम ने वॉरियर किम को बताया कि लैबिरिंथ टूट रहा है, जिस पर वॉरियर किम ने मुस्कुराते हुए हामी भरी, क्योंकि टावर मास्टर ने अपना काम कर दिया था। एल्डर जो ओकबुन का पावर सोर्स एक काला सूरज जैसा गोला बिखरने लगा। नहीं, ये नहीं हो सका। वो दर्द में चिल्लाई, क्योंकि उसकी पावर और दुनिया बिखर रही थी और उसका शरीर बैंगनी ऑरा में पिघल रहा था। हारकर एल्डर जो ओकबुन जमीन पर गिर पड़ी, उनका शरीर बिखर रहा था। वो दर्द में करा रही थीं, इस बात पर गुस्सा थीं कि उनका प्लान पूरा होने से बस कुछ ही सेकंड्स दूर था। ये सब तुम्हारी गलती है। गुस्से में चिल्लाते हुए उन्होंने अपने चारों ओर बैंगनी रंग की बिजली की एक जबरदस्त लहर छोड़ी। वॉरियर किम ने अपनी स्टील फिस्ट से बचे हुए हमले को रोक दिया। होली क्रैप! मैंने इसे स्टील फिस्ट से रोक तो लिया, पर क्या जबरदस्त पावर है। हार न मानते हुए एल्डर जो ओकबुन ने बैंगनी ऊर्जा के गोलों की बौछार कर दी, लेकिन वॉरियर किम बेजोड़ स्पीड के साथ हर हमले से बच निकला। उसका चेहरा पूरी तरह फोकस्ड था। अपने हमलों को बेकार जाते देख एल्डर जो ओकबुन का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया। मर जा! एक जोरदार चीख के साथ उन्होंने अपनी बची हुई सारी ताकत एक जबरदस्त बैंगनी एनर्जी ब्लास्ट में झोंक दी। धमाके के बाद वो खाली गड्ढे को घूर रही थी, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। है? तभी वॉरियर किम के सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई दी। आइडेंटिफाई वीकनेस। एल्डर जो ओकबुन की पीठ पर एक लाल टारगेट का सिंबल बन गया। तेरी कमजोरी मिल गई। एक जबरदस्त हमले से एल्डर हवा में उछल गया और खून बिखेरता हुआ जमीन पर जा गिरा। बुरी तरह घायल होने के बावजूद उसने हार मानने से इनकार कर दिया और अपनी बची हुई ताकत से वॉरियर किम की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वॉरियर किम ने आसानी से उसकी गला पकड़ ली और उसके आखिरी हताश प्रयास को रोक दिया। कचरा बिच!
अचानक टावर मास्टर की एंट्री होती है, जो बहुत गुस्से में थे। मरने का टाइम आ गया। एक जोरदार धमाके के साथ आग की लपटें बूढ़ी महिला को पूरी तरह निगल जाती हैं।